अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको गाइड करूंगी। कॉनिक सेक्शन हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले है आपके पास सर्कल क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अगर किसी फिक्स पॉइंट से आप देखो तो तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सर्कल। क्या मतलब है, जैसे लेट मी ड्रॉ। ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से इधर तक का डिस्टेंस देखें, फिक्स पॉइंट से इधर तक का डिस्टेंस देखें, इसी तरह फिक्स पॉइंट जो मैंने लगाया उससे आप इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस देखें तो सारे आपके पास सेम होंगे और ये आपके पास क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये तमाम पॉइंट्स के जो आपके पास सेट है, दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो इस फिक्स पॉइंट से बराबर के फासले पर हैं, इज कॉल्ड अ सर्कल। ठीक है। उन तमाम पॉइंट्स का सेट जो किसी खास पॉइंट से बराबर फासले पर हों उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास सर्कल है। वो जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। डिस्टेंस लेना है आपने सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का। सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस लें तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रेडियस। ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशन है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सर्कल। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का आप डिस्टेंस लो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, रेडियस। ठीक है। यानी कि अगर आप ये सर्कल के सेंटर से यहां तक का भी डिस्टेंस देखें, दिस इज ऑल्सो रेडियस। सर्कल के सेंटर से आप इस पॉइंट का डिस्टेंस भी देखें तो ये भी आपके पास क्या है, रेडियस। सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का आप डिस्टेंस देखो तो उसे आप कहते हो रेडियस। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। x वाले में से h माइनस हो रहा होता है, y वाले में से k माइनस हो रहा होता है। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास सर्कल की। बच्चों यहाँ पर h और k जो है वो सर्कल के सेंटर कहलाता है। h और k सर्कल का सेंटर कहलाता है। सर्कल का सेंटर आपके पास यहाँ पर क्या है, h और k है। और r आपको पता है सर्कल का रेडियस कहलाता है। अब देखिए मैं एक आपको लिखती हूँ इक्वेशन। ये मैंने लिखा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है। आपको उसने एमसीक्यू दे दिया, वो पूछ रहा है इसमें सर्कल का सेंटर क्या है। तो सर्कल का सेंटर बच्चों आपके पास ये है 3 और 4। ठीक है। क्योंकि एच की जगह पर देखो यहाँ 3 लिखा है मैंने और के की जगह पर 4 लिखा है, तो सर्कल का सेंटर यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 और 4। और सर्कल का अगर रेडियस पूछे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे मोस्टली बच्चों ने कहना है कि 16। नहीं, 16 आपके पास नहीं है। यहां पर देखो r का स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर नहीं है। पहले इसको आप स्क्वायर की शक्ल में लिखोगे तो ये 4 का स्क्वायर होता है, तो r आपके पास यहां पर 4 होगा। ठीक है। अब इसी तरह मैं यहां पर आपको एक और इक्वेशन लिख के देती हूं। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। अब अगर आपसे मैं सेंटर पूछूं तो आप कहोगे 3 और 4, लेकिन अब सेंटर आपके पास 3 और 4 नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास यहां पर भी माइनस होना चाहिए और यहां पर भी माइनस होना चाहिए। यहां पर तो माइनस है,
बट यहां पर आपके पास क्या आ गया है, प्लस आ गया है। तो पहले इसको आपने माइनस की शक्ल में लिखना है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y, इस प्लस को लिख सकती हूँ माइनस इंटू माइनस, ठीक है, y माइनस इंटू माइनस 4, इसका आपके पास आ गया स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। अब अगर आप सेंटर देखो तो सेंटर ये आपका h है, ये आपका k है। तो अब आपके पास इस सर्कल का सेंटर है 3 और माइनस 4, ठीक है। सर्कल का सेंटर आपके पास है 3 और माइनस 4। एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से h से पहले भी माइनस होना चाहिए और k से पहले भी माइनस होना चाहिए। तो ये वाली चीज आपका h होता है, इससे पहले अगर माइनस है तो ठीक है, अगर इससे पहले माइनस नहीं है तो पहले आपने माइनस बनाना है। तो प्लस लिखा हुआ था उसको मैंने लिख दिया माइनस इंटू माइनस, तो अब ये चीज आपका h बन जाएगी और ये वाली चीज आपका k। तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा 3 और माइनस 4, ठीक है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर h और k जीरो हो जाए, h और k जीरो हो जाए, तो सर्कल की इक्वेशन क्या रह जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है जब आपका सेंटर जो है वो 0 0 हो जाए, यानी कि h और k आपका 0 0 हो जाए। सेंटर 0 0 होने का क्या मतलब है कि आप ओरिजिन पे खड़े हैं। सेंटर 0 0 होने का क्या मतलब है, आप ओरिजिन पे खड़े हैं। तो उसने लिखा है इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज द ओरिजिन, अगर सर्कल का सेंटर आपके पास ओरिजिन हो जाए, सेंटर क्या था यहाँ पर h और k, सेंटर अगर वो कह रहा है ओरिजिन हो जाए तो ओरिजिन के पॉइंट्स आपको पता है 0 0 होते हैं, यानी कि h भी 0 हो जाए, k भी 0 हो जाए। तो सर्कल की इक्वेशन बनती है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। अब ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, किस तरह से ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको, एक तो यूं आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल की। नीचे 4 ऑप्शंस दी होंगी, साइन में उसने कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी, कहीं एच के साथ प्लस लगा देगा, कहीं आपके पास के साथ माइनस लगा देगा, एक में प्लस लगा देगा एक में माइनस, कहीं तो दोनों में प्लस कर देगा। तो आपने ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसमें दोनों में आपके पास माइनस आता है। फिर आपसे सेंटर पूछ सकता है, सेंटर आपके पास एच और के है। रेडियस पूछ सकता है, वो मैंने आपको बता दिया आपने कैसे देखना है। उसके बाद आपको एमसीक्यू यूं भी दिया जाता है कि इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज द ओरिजिन, अगर सर्कल का सेंटर आपके पास ओरिजिन है तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन उसने आपको ये भी दी होगी, इक्वेशन उसने आपको ये भी दी होगी। तो आपने गौर करना है कि अगर आप उसने कहा है कि सेंटर ओरिजिन है तो फिर सर्कल की इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अगर वो आपको कहता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल आपके पास ओरिजिन है तो सर्कल की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब वो इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आपके पास इक्वेशन है सर्कल की, ये दे देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आपके पास इक्वेशन है सर्कल की, और आपसे कहता है कि आप इसका सेंटर बताएं। तो इस इक्वेशन में सेंटर आपके पास 0 0 होता है, ठीक है, क्योंकि ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर आपके पास ओरिजिन है। उसके बाद जी अगर किसी सर्कल का रेडियस ही 0 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट सर्कल। अगर किसी सर्कल का रेडियस ही 0 हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट है जी एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जो है ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है सर्कल की। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं आपके पास सर्कल की। अब आपके पास आ गई जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल की। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़िए, अब आपके पास जनरल फॉर्म आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने क्या पढ़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पढ़ी है, आपके पास ये थी जी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल की। यहां पर सेंटर क्या था, एच और के। ठीक है, अब आपके पास जर्नल फॉर्म क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका अगर आपने सेंटर देखना है इस इक्वेशन से, तो सेंटर आपके पास है -g और -f, और रेडियस अगर आपने निकालना है तो वो आपके पास होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इसका अंडर रूट। ठीक है, अगर सेंटर चाहिए तो -g -f, और रेडियस अगर चाहिए तो रेडियस का फॉर्मूला है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट। अब ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाता है कि इक्वेशन आपके पास सर्कल की ये दी हुई है, इसका सेंटर बताएं, तो सेंटर आपके पास है -g -f। हो सकता है इसका रेडियस पूछ ले, तो रेडियस आपके पास है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका अंडर रूट। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि ये आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। सेकंड डिग्री इक्वेशन है मतलब इसमें हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो 2 आ रही है। इस इक्वेशन में देखो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है, तो ये आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और यहाँ पर अगर आप गौर करो तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1 है और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कॉफिशिएंट क्या होता है, 1। याद रखनी है ये बात, सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कॉफिशिएंट आपके पास होता है 1। ठीक है, और इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं आ रही जिसमें एक्स वाई की प्रोडक्ट शामिल हो। एक्स वाई कहीं इकट्ठा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, नहीं है। ठीक है, तो जर्नल फॉर्म आपके पास जो सर्कल की है उसकी क्या निशानियां है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, और उसमें कोई भी प्रोडक्ट वाली टर्म मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, लेट सपोज वो आपको देता है एक्स का स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 24y प्लस 4। ठीक है, सेकंड आपको वो देता है ठीक है, अब विजिबल है। सेकंड वो आपको दे देता है जी इस तरह से। ठीक है, थर्ड आपको दे देता है जी वो कुछ इस तरह से, और फोर्थ आपको वो दे देता है कुछ इस तरह से। इसमें से वो आपसे पूछेगा जी सर्कल की इक्वेशन कौन सी है। ले जी, पहले तो यहां देखो उसने कहा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। यहां पर तो कॉफिशिएंट 1 है, यहां पर 1 नहीं है, यहां पर 2 आ रहा है, ये तो नहीं है सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपके पास 3 आ रहा है और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 आ रहा है, जबकि उसने कहा है कि दोनों का कॉफिशिएंट आपके पास 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसको हटा देते हैं, ये अभी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है। क्यों, कॉफिशिएंट तो 1 1 है, लेकिन उसने कहा था कि कोई एक्स वाई वाली टर्म आपके पास शामिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक्स वाई वाली टर्म भी शामिल हो गई है। तो फिर ये आपके पास जो इक्वेशन होगी ये इक्वेशन है आपके पास सर्कल की। समझ गए, इस तरह आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इसमें से सर्कल की इक्वेशन कौन सी है। तो आपने याद रखना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए और प्रोडक्ट में आपके पास एक्स वाई वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें किसी में फुलफिल हो रही हैं तो वो आपके पास इक्वेशन है सर्कल की। अच्छा, एक चीज और, ये आपके पास इक्वेशन है सर्कल की कि नहीं, ये इक्वेशन है सर्कल की, कैसे मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का कॉफिशिएंट सेम है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है,
तो अगर मैं 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मुझे x और y दोनों का कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा। ठीक है, 2 से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो x और y का कोफिशिएंट मुझे 1 मिल जाएगा। यहां अगर मैं 2 से डिवाइड करती तो यहां पर x के साथ 1/2 आ जाना था। ठीक है, यहां अगर 3 से डिवाइड करती तो y के साथ 2/3 आ जाना था। कोफिशिएंट 1 नहीं मुझे मिलना था। लेकिन अगर x और y दोनों का कोफिशिएंट सेम आ रहा है तो आप उस नंबर से डिवाइड करके x और y के कोफिशिएंट को 1 बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आपको दी हुई है इक्वेशन सर्कल की, इसमें वो पूछता है सेंटर बताएं और रेडियस बताएं। ठीक है, सेंटर आपने पढ़ा है -g और -f है। अब आप कहोगे कि जी मैम हमें तो यहाँ ना g नजर आ रहा है ना f, तो आपने इसके साथ कंपेयर करना है। ये एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, ये वाई स्क्वायर लिखा है, ये वाई स्क्वायर लिखा है, उसके बाद 2g चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 2g चाहिए। तो देखें जरा, ये 12 लिखा हुआ है ना x के साथ, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 6। क्यों लिखा है मैंने ऐसे? क्योंकि मुझे यहां पर 2 चाहिए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx चाहिए। तो 12 लिखा हुआ था, उसको मैंने लिख दिया 2 6 12। अब अगर कंपेयर करूं तो ये मेरा 2, ये g की जगह पर मेरे पास 6 आ रहा है और x की जगह पर मेरे पास x ही है, तो यहां से आपको g मिल गया। g आपका क्या है? 6। समझ लगी? उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, x का स्क्वायर भी है, y का स्क्वायर भी है, 2g चाहिए था आपको। तो 12 लिखा हुआ है तो 12 को लिख दिया 2 इंटू 6। तो 2 तो आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, x आपके पास मौजूद है, जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका g है 6। ठीक है, इसी तरह 2fy, तो 24 लिखा हुआ है, 2 चाहिए आपको, तो 24 को लिख दिया 2 इंटू 12। तो 2fy, ये आपका 2 हो गया, ये आपका f बन गया, और ये y प्लस c की जगह पर आपके पास 4 है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इससे अगर सेंटर निकालना है आपने तो आपको g और f चाहिए। तो पहले इस फॉर्म में आपने लाजमी लिखना है कि x का स्क्वायर हो, y का स्क्वायर हो, फिर 2 के साथ आपके पास टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, फिर 2 के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, फिर प्लस आपके पास जो भी कांस्टेंट है। तो यहां पर आपके पास -g -f है, तो ये आ जाएगा -6 -12। ठीक है, सेंटर क्या आ जाएगा? -6 -12। और रेडियस लेना है तो अब आपको g भी बता दिया 6 है, f भी बता दिया आपके पास 12 है, और c आपके पास ये रहा 4। यहां पर वैल्यूज पुट करके उसका अंडर रूट लें तो आपके पास रेडियस निकल आएगा। आगे है जी टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट टू अ कर्व इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व विदाउट कटिंग थ्रू इट। टेंजेंट क्या है जी? चलें, वो कह रहा है कि ये आपके पास एक कर्व है, कर्व जरा हम अच्छे से बना लेते हैं। ये आपके पास एक कर्व है। टेंजेंट अगर आपने किसी भी कर्व का लेना है तो वो एक लाइन है जो टच करती है आपके कर्व को, जो आपके कर्व को टच करते हुए गुजरती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट, विदाउट कटिंग थ्रू इट, यानी कि उसको कट करती हुई ना गुजरे। कट करती हुई ना गुजरे का क्या मतलब है? ये मैंने एक कर्व बनाई, अगर आप ऐसे बना रहे हो, ठीक है, तो ये आपके कर्व को कट करती हुई गुजर रही है। ठीक है, तो टेंजेंट वो लाइन है जो आपकी कर्व को टच करते हुए गुजरती है, उसको कट करते हुए नहीं गुजरती। ठीक हो गया। अब ऐसे भी पूछा जाता है टेंजेंट जो है वो आपके कर्व को कितने पॉइंट्स पे टच करता है, तो वो आपके कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है। ठीक है, टेंजेंट आपके कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है। जैसे यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, थोड़ा सा साइड पर हो गया, कहाँ बनाए? चले यहां बना लेते हैं।
अभी भी नहीं सही बना। खैर, टेंजेंट आपके पास वो लाइन है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, या यूं कह लें जो कर्व को टच करे लेकिन कर्व को कट ना करे, उसे कहते हैं टेंजेंट। और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है आपके टेंजेंट के। टेंजेंट टू अ कर्व क्या है? एक लाइन है जो टच कर रही है कर्व को विदाउट कटिंग थ्रू इट, उसको कट किए बगैर उसको टच करते हुए गुजर रही है, उसे कहते हैं टेंजेंट। नॉर्मल आपके पास किसी भी कर्व का वो पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, आपने चेक करना है कि वो सर्कल की आउटसाइड लाई कर रहा है। ऑन का मतलब होता है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, इनसाइड का मतलब होता है सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, आपने चेक करना है कि वो सर्कल के ऊपर है, सर्कल से बाहर है, कि सर्कल के अंदर है। ठीक है, उसने कहा है कि अगर आप पॉइंट रखते हैं x1 y1 पॉइंट रखते हैं, x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 रखते हैं, और आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए आपके पास, ठीक है, आंसर अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपके पास वो पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल है। वो पॉइंट आपके पास आउटसाइड द सर्कल है। अगर पॉइंट रखने से आंसर इक्वल्स टू 0 आ जाए, अगर पॉइंट रखने से आंसर इक्वल्स टू 0 आ जाए तो वो आपके पास ऑन द सर्कल है। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख देती हूं, ठहरो, पॉइंट रखने से अगर आंसर आपके पास ग्रेटर देन 0 आए तो आपके पास आउटसाइड द सर्कल पॉइंट लाई कर रहा है। अगर आपके पास इक्वल टू 0 आ जाए तो ऑन द सर्कल, और अगर लेस देन 0 आ जाए तो इनसाइड द सर्कल। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द पॉइंट -5 6 लाइज आउटसाइड, ऑन और इनसाइड द सर्कल। वो कह रहा है चेक करें कि ये पॉइंट जो है आपके सर्कल के बाहर, सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर कहां पर पड़ा है। तो देखो, x की जगह पर -5 रखना है यहां पर, और y की जगह पर आपने 6 रखना है। तो x की जगह पर जब -5 रखूंगी उसका स्क्वायर लूंगी 25, y की जगह पर 6 रखना है, 6 का स्क्वायर लूंगी 36। x की जगह पर -5 रखूंगी तो -5 इंटू 4 -20, y की जगह पर 6 रखूंगी तो -6 इंटू 6 -36 -12। इसको प्लस माइनस करें तो आंसर -7 है, ये लेस देन 0 है। तो अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट आपके पास इनसाइड द सर्कल है, इक्वल टू 0 है तो ऑन द सर्कल है, ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द सर्कल है। अब ये सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हैं चीजें, इसको आपने बस याद रख लेना है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, ये वाली लाइन आपके सर्कल को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पर कट कर सकती है। ठीक है, द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द सर्कल इन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पर टच कर सकती है। तो ये देखो, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ना, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप देखें ये सर्कल को सिर्फ एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, अगर एक पॉइंट पर टच करे तो टेंजेंट, एक से ज्यादा अगर पॉइंट्स पर टच कर रही है तो वो कहता है कि सिर्फ दो से ज्यादा पॉइंट्स पर नहीं टच कर सकती। ठीक है, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करके देख लें, कहीं पे भी करके देख लें सर्कल पे, सर्कल के ऊपर अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो ज्यादा से ज्यादा बस 2 पॉइंट्स पर आपके जो है ना सर्कल को टच कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा के लिए लफ्ज यूज होता है एट मोस्ट। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल
एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो आपको पता होना चाहिए एट मोस्ट 2 पॉइंट्स पर आपके सर्कल को टच करती है। 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2। सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2। टेंजेंट अगर रियल और डिस्टिंक्ट हो, टेंजेंट्स अगर आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है फर्क फर्क आए, तो इसका मतलब है पॉइंट आपका आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको याद रखना है। अगर टेंजेंट आपके पास कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट का मतलब होता है सेम आ जाए, तो आपके पास पॉइंट जो है वो ऑन द सर्कल होता है। और अगर टेंजेंट आपके पास इमेजिनरी आ जाए, इमेजिनरी का मतलब उसमें आयोटा शामिल हो जाए, तो इसका मतलब होता है आपके जो पॉइंट्स हैं वो इनसाइड द सर्कल है। ठीक है, टेंजेंट्स अगर रियल है, रियल आपको पता है रियल नंबर्स हों, यानी कि उसमें आयोटा शामिल ना हो, और डिस्टिंक्ट यानी कि फर्क फर्क आंसर्स आए, तो आपके पास पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल होता है। अगर टेंजेंट कोइंसिडेंट हो यानी कि सेम आंसर्स आ रहे हो, तो वो आपके पास ऑन द सर्कल है। अगर टेंजेंट आपके पास इमेजिनरी आ रहे हैं, तो आपके पास वो इनसाइड द सर्कल है। ठीक है, लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 2a। ये आपको मैंने ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ था पेपर में। मैंने क्या आपको क्वेश्चन दिया था जी? मैंने आई थिंक क्वेश्चन दिया था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, इसका डायामीटर पूछा था, मैंने 16 लिखा है, उसने ए का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है। पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने पहले इसको चेंज किया था, इसी इक्वेशन को हमने लिखा था जी ऐसे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि यहां पर आपका ये जो 4 है, ये जो आपका 4 है दैट इज योर रेडियस, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो आर आपके पास यहां पर 4 है। ठीक है, और जो आपके पास ये गिवन है इसमें आर आपके पास क्या है? ए है। ठीक है जी, ये जो गिवन है इसमें आपके पास आर क्या है? ए है। तो डायामीटर आपके पास क्या होता है? डायामीटर मैंने आपको कहा था रेडियस का डबल होता है, तो अगर रेडियस ए है तो डायामीटर आपके पास क्या हो जाएगा? 2a। ठीक हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कॉर्ड। पहले कॉर्ड देखें क्या होता है। कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल को 2 एंड पॉइंट्स पर टच कर रही होती है। वो लाइन जो आपके सर्कल को 2 एंड पॉइंट्स पर टच कर रही होती है उसे कॉर्ड कहते हैं। जैसे ये जो लाइन ड्रॉ की है इसने, ये सर्कल को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टच कर रही है, 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है, ये कॉर्ड है। परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से आपने एक परपेंडिकुलर जो है वो फेंकना है। सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर आपने फेंकना है, किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर। ये लें जी, सर्कल के सेंटर से उसने एक परपेंडिकुलर फेंका इस कॉर्ड के ऊपर। तो कह रहा है कि जब आप परपेंडिकुलर जो है वो सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर बनाते हैं, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब है 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये आपके सर्कल के ऊपर, सॉरी, सर्कल के सेंटर से जो आपने परपेंडिकुलर बनाया, ये आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। एक हिस्सा ये बन गया और एक हिस्सा आपके पास ये बन गया। ठीक है, बाइसेक्ट का क्या मतलब है? 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो परपेंडिकुलर जब भी आप ड्रॉप करते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो आपके
कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी एमसीक्यूज के लिए। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड, अब ये उसी थ्योरम का जो है ना वो आप कह लें कन्वर्स है। अब वो कह रहा है कि अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर आप कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। पहले हमने कहा कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब वो कह रहा है कि अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपकी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो सर्कल के सेंटर से गुजरेगा। ठीक हो गया। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, उसी स्टेटमेंट को जरा मोल्ड किया। अब वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट तक आप ज्वाइन करो, सर्कल के सेंटर से और कॉर्ड का मिड पॉइंट, कॉर्ड ये लाइन है। कॉर्ड क्या है? वो लाइन जो सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को टच कर रही हो, वो लाइन जो सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को टच कर रही हो वो कॉर्ड कहलाती है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट तक अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो वो हमेशा कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है। वो लाइन हमेशा कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो वही बात लिखी हुई है। ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है। इस स्टेटमेंट से एक दफा आपने पढ़ लेनी है कि इसमें से अगर ऑब्जेक्टिव आए तो आपको पता लग जाए। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर आप दो कॉर्ड्स जो है वो ड्रॉ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर, एक जैसी, तो वो सर्कल के सेंटर से बराबर के फासले पर होती हैं। सर्कल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस का मतलब है बराबर फासले पर होती हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, अगर आप माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल देखें तो वो डबल होता है देन द मेजर ऑफ एंगल इन द मेजर आर्क। माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल जो है वो हमेशा 2 टाइम्स होता है आपके पास मेजर आर्क के एंगल से। अब वो ऐसे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि आपके पास सेंट्रल एंगल माइनर आर्क का डबल होता है, ट्रिपल होता है, 4 टाइम्स होता है या सेम होता है मेजर आर्क के, तो आपको पता होना चाहिए डबल होता है। एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये आपको अभी जो मैंने ऑब्जेक्टिव कल सेंड किया था उसमें भी था। द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें ना एक सर्कल के ऊपर, वो परपेंडिकुलर होता है उसके रेडियल सेगमेंट के। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, टेंजेंट क्या होता है? वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है वो आपका टेंजेंट। ठीक है। रेडियल सेगमेंट क्या होता है? रेडियस वाली लाइन को कहते हैं रेडियल सेगमेंट। ये सर्कल का सेंटर, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस। वो कह रहा है टेंजेंट वाली लाइन इस रेडियल सेगमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो ये देखें, ये उसने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये आपका रेडियल सेगमेंट है, तो ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ई जो है उसको हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी। ई को हम क्या कहते हैं? एसेंट्रिसिटी। अगर एसेंट्रिसिटी 1 हो तो कॉनिक आपके पास पैराबोला कहलाती है। ठीक है। अगर एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो तो कॉनिक आपके पास एलिप्स कहलाती है। अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो कॉनिक आपके पास हाइपरबोला कहलाती है। 3 तरह के कॉनिक्स हैं हमारे पास, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। एसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला, लेस देन 1 है तो एलिप्स, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला। आपके पास कॉनिक के ऊपर जो फिक्स लाइन होती है उसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट को कहते हैं फोकस। फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट फोकस। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। ठीक हो गया, ये उसने आपके पास पैराबोला बनाया है, ये फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है इसे कहते हैं फोकस। ठीक है, फोकस क्या है, ए और जीरो। ए और जीरो कैसे है, यानी कि एक्स एक्सिस पे आपने लेट सपोज ए डिस्टेंस पे आए हैं और एक्स एक्सिस पे आपको पता है आपका वाई जीरो होता है, ये पॉइंट जो है ये आपका फोकस कहलाता है। ये पॉइंट फोकस कहलाता है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे पड़ा है, तो यहां पर वाई क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन, ये लाइन जो है ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फिक्स पॉइंट जो है ये फोकस है। ठीक है, तो ये फिक्स लाइन आपके पास डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। यहां पर देखो कि अगर आपके पास x जो है वो a है, तो यहां पर x क्या हो जाएगा, माइनस a। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास सेंटर है यानी कि 0 0। अगर ये आपके पास a डिस्टेंस है तो आपको पता है इस साइड पर आपका x जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस a, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, यानी कि फोकस वाले के साथ अगर आप माइनस लगा दो तो वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाती है। और अगर इसको सीधा करके लिखूं तो यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। कंफ्यूज ना हो, फिक्स पॉइंट फोकस, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब देखो द लाइन थ्रू द फोकस, वो लाइन जो फोकस से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। अब ये देखो ये लाइन है, ये लाइन है जो आपकी फोकस से पास कर रही है और आपके डायरेक्ट्रिक्स के ये परपेंडिकुलर है। ये देखो डायरेक्ट्रिक्स के साथ ये एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री। ये लाइन जो फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। उसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट्स द पैराबोला, वो पॉइंट जहां पर एक्सिस पैराबोला के साथ जाकर मिल जाए उसे कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ये देखो ये वाली लाइन आपके पास है एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला से कहां पर मिल रही है, इस पॉइंट पे नहीं मिल रही। ये सीधी लाइन जो गुजर रही है ये पैराबोला को कहां टच कर रही है, यहां पर टच कर रही है। तो जहां पर पैराबोला को टच करता है एक्सिस उसे कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का वर्टेक्स का क्या है, ओरिजिन पे टच कर रही है, तो पैराबोला का वर्टेक्स हमेशा क्या होता है, 0 0। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, 0 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला आपके पास होता है 4a। पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4a। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, इसमें ये जो x के साथ लिखा होता है दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। x के साथ जो आपका ये 4a है ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। ठीक है, अब अगर देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8x, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है आपका 8। ठीक है, x के साथ जो लिखा होता है वो आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, तो यहाँ x के साथ क्या लिखा है 8, माइनस 8 नहीं लिख देना, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x के साथ 8 लिखा है तो यहाँ पर आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या आ जाएगी 8, ये आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया था। आगे सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपने देखी थी पीछे, अब आपके पास पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। 80 स्क्वायर और 280 आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं पैराबोला की। ठीक है, अब ये टेबल है, इस टेबल को आप ध्यान से समझ लें, आपके ऑब्जेक्टिव सारा सॉल्व हो जाएगा, आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। पैराबोला 4 तरह के होते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक दफा माइनस आ जाता है, एक दफा यानी कि प्लस में, एक दफा माइनस में। एक दफा y के ऊपर स्क्वायर्स होते हैं, फिर एक दफा x के ऊपर स्क्वायर होता है, y इस साइड पे हो जाता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। मुझे लगता है कि अब ये याद करना आसान हो गया। क्या लिखा मैंने,
आपके पास एक है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये आपने पढ़ा, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। एक आपके पास पैराबोला की इक्वेशन ये भी होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, ठीक है। दो हो गई। तीसरी क्या होती है कि अब यहां पर एक्स स्क्वायर में लिखनी है आपने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, यहां पर फिर y आ जाएगा, यानी कि x की जगह पर y और y की जगह पर x हो जाता है, एक दफा प्लस में और एक दफा ये आपके पास आ जाती है माइनस में। ये चार आपके पास पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, ठीक है। अब पहला वाला केस देखो तो इसमें फोकस क्या होता है, a0। चले मैं आपको ना ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपके पास ग्राफ है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का, ठीक है। पैराबोला का वर्टेक्स तो पहले आप देख लो हमेशा 0 0 होता है, क्यों? क्योंकि वो लाइन जो आपके फोकस से गुजर रही है, फोकस क्या है, फिक्स पॉइंट, ये आपका फिक्स पॉइंट है, वो लाइन जो फोकस से गुजर रही है और आपके डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास फिक्स लाइन है, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, फिक्स पॉइंट फोकस है, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। वो लाइन जो फोकस से गुजरे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो उसे कहते हैं एक्सिस, ठीक है। एक्सिस पैराबोला को जहां जाकर मिलता है उसे कहते हैं वर्टेक्स। तो पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, 0 0। तो ये देखो पैराबोला का आपके पास वर्टेक्स क्या है, 0 0। चारों केसेस में पैराबोला का वर्टेक्स आपके पास 0 0 ही रहना है, ठीक है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली आपके पास इक्वेशन है पैराबोला की, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ बनता है इसका। यहां पे देखो प्लस है ना 4ax के साथ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट आपके पास फोकस है, फोकस वाला पॉइंट जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। आपको पता है ना कि ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ओरिजिन से पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास फोकस है, तो फोकस को हम ए से डिनोट करते हैं, ए, और यहां पर एक्स एक्सिस पे आपका वाई क्या होता है, 0, ठीक है। यानी कि इस पैराबोला की इक्वेशन में ये जो आपका ए है ना, ये आपका फोकस है, ठीक हो गया। फोकस क्या होता है, ए और 0, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स उसके उलट तरफ बना हुआ है, तो डायरेक्ट्रिक्स में आपका एक्स क्या हो जाएगा, -a, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपके पास पॉइंट क्या हो जाएगा, -a। तो ये देखिए उसने लिखा फोकस आपके पास है a0, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है x इज इक्वल टू -a, ठीक है। एक्सिस आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 0, एक्सिस आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 0। ये क्यों है, यहां पर आप देखो ये आपके पास एक्सिस है ना, वो लाइन जो फिक्स पॉइंट से गुजर रही है, फिक्स पॉइंट से गुजर रही है, फिक्स पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे पड़ा है, ठीक है, फिक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पे पड़ा है, तो वहां पर आपका y क्या होता है, 0, ठीक है। तो y आपके पास यहां पर 0 है। लेटेस्ट रेक्टम आपके पास a है, लेटेस्ट रेक्टम आपके पास a है। अब इसी तरह अगर यहां पर माइनस आ जाए, यानी कि आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax आ जाए, तो ग्राफ आपके पास उलट तरफ बन जाएगा। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो पहले ग्राफ मैंने इस तरफ बनाया था, अब अगर माइनस आ जाएगा तो ग्राफ आपका इस तरफ बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो फिक्स पॉइंट है ये आपका फोकस है, और फोकस के उलट साइड पर जो फिक्स लाइन होती है वो आपका डायरेक्ट्रिक्स है। अब फोकस देखो नेगेटिव साइड पर है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव तो इस साइड पर होता है, इस साइड पर आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो अब फोकस आपके पास -a है क्योंकि एक्स एक्सिस पर है,
नेगेटिव साइड पर है तो माइनस ए आ जाएगा, और आपका एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा फिर बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अगर इतना डिस्टेंस आपके पास माइनस ए है तो इतना डिस्टेंस आपके पास प्लस ए है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है फिक्स लाइन। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू ए आपके पास डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए फोकस माइनस ए 0, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ए, एक्सिस आपके पास 0 ही रहना है। यहां पर आपके पास x a था, यहां पर x आपके पास माइनस ए हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम को कैसे याद रखना है, लेटेस्ट रेक्टम में ये देखो कि डायरेक्ट्रिक्स का सिर्फ साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ x इज इक्वल टू माइनस ए है तो यहाँ पर a हो जाएगा, अगर यहाँ a है तो यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा। ठीक हो गया। अब तीसरा अब आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4ay। तीसरा अब आपके पास केस है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। पहले ग्राफ जो वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन थी उसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे बन रहा था, अब एक्स स्क्वायर वाली का जो आपके पास ग्राफ है वो आपका वाई एक्सिस वाली साइड पे बनेगा, यानी कि अब ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपके पास आपका एक्स एक्सिस है। फिक्स पॉइंट जो है वो फोकस है, और फिक्स पॉइंट के उलट साइड पे जो फिक्स लाइन होती है वो आपका डायरेक्ट्रिक्स है। अब देखें जी, फोकस वाई एक्सिस पे आ रहा है तो फोकस आपके पास ए है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे वाला आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है जी, तो अब y आपका पॉजिटिव है तो a आ जाएगा, और y एक्सिस पे आपका x क्या होता है, 0। ठीक है, तो अब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी। अब ये देखो, ये फोकस y का पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास y नेगेटिव होता है तो y इज इक्वल्स टू माइनस ए आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो देखें जी, फोकस 0 है, y इज इक्वल्स टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अब एक्सिस, क्योंकि अब ग्राफ आपका y पे बन रहा है तो यहाँ पर x क्या होना है आपके पास, 0। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर प्लस होगा तो आपके पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आखिरी केस जो है उसमें नेगेटिव आ रहा है तो अब ग्राफ आपने पहले ऊपर बनाया है तो ग्राफ आप नीचे बनाओगे, जब ग्राफ नीचे बनाओगे तो आपका फोकस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 0 माइनस ए फोकस हो जाएगा, फोकस अगर नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, वर्टेक्स आपके पास 0 0 है, एक्सिस आपके पास सेम रहना है, यानी कि इस केस में आपका एक्सिस जो है वो y इज इक्वल टू 0 होता है, और इन केसेस में आपका एक्सिस जो है वो x इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये पैराबोला का ओवरऑल, इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है, इसी में से एमसीक्यूज आ जाते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, अगर आपके पास पैराबोला है तो इसका फोकस क्या है। ठीक है, अब मैं आपके साथ थोड़ी सी 6.4 डिस्कस करने लगी हूँ शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें जी, फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स तो याद रखें पैराबोला का 0 0 होता है, पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 होता है, तो वर्टेक्स तो आपने आराम से ही बता देना है जी, वर्टेक्स आपके पास क्या है, 0 0 है। अब एक फोकस बताना है, एक डायरेक्ट्रिक्स बताना है। ठीक है, पहले देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x लिखा हुआ है, माइनस नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब है इसको मैंने कंपेयर करना है इस वाली फॉर्म से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली शक्ल से मैंने कंपेयर करना है। ठीक है, आपको दिया क्या हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, आपने पढ़ा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का आपके पास ग्राफ
इस तरह से होता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट फोकस होता है, यानी कि फोकस आपके पास A0 आना है, फोकस आपके पास A0 आना है, ठीक है। तो A चाहिए मुझे, तो इसको 4A, ये चीज A है, तो पहले मुझे इसके साथ 4 चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चाहिए मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, इंटू 2 इंटू एक्स। अब देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है, 4 2x, तो a मेरे पास कितना आ गया 2, ठीक है। तो फोकस कैसे निकालते हैं हम, फोकस आपके पास a,0 होता है, तो फोकस आपके पास आ जाएगा 2,0। ये पैराबोला का फोकस निकल आया, वर्टेक्स आपको बता दिया है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इस फोकस के उलट साइड पे जो लाइन लगी होती है, यानी कि अगर यहाँ a है तो यहाँ पर क्या हो जाता है -a, तो a कितना आया है 2, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा आपके पास -2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 जो है ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब हम यहां से देख भी लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, पहले इसको उसने 4a की शक्ल में लिखा है, ठीक है। देखो ना आपके पास पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो यहां से उसने कंपेयर कर लिया, ये 4a है x के साथ और यहां पर क्या है 8, तो 4a को उसने लिख लिया इक्वल 8 के। दो इक्वेशंस को कैसे कंपेयर करते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 8 है, तो उसे कंपेयर कर ली इक्वेशन 1 और 2, तो आपके पास यहाँ से 4a इक्वल आ गया 8 के। a की वैल्यू चाहिए थी तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर आपके पास डिवाइड हो गया, ठीक है। वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया 0 0 होता है, फोकस आपको मैंने बता दिया A0 होता है, A2 निकला है तो 2 0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स आपने पढ़ा था आपके पास होता है x इज इक्वल्स टू -a, तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। यहां माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया, ठीक है। तीन चीजें बतानी थी, फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स। इसी तरह अब आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। चलें जी, अब ये वाली शक्ल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, ठीक है। और उसने आपको दिया क्या हुआ, उसने दिया हुआ जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y। यहां से अगर मैं y के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो यहां से -4a है y का कोफिशिएंट, और यहां से आपके पास y का कोफिशिएंट -16 है, तो ये आ जाएगा -4a इज इक्वल्स टू -16, माइनस जो है वो माइनस से खत्म हो जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जब डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। वर्टेक्स आपके पास हमेशा 0 0 ही रहना है, a की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको फोकस चाहिए, तो आपने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, y का फोकस आपके पास क्या होता है, टेबल अच्छी तरह याद करना है। ये देखें जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, y का फोकस होता है 0 -a, ठीक है। क्या फोकस होता है 0 -a, तो 0 और -a, माइनस लिखा और a आपके पास 4 आया, तो 0 -4 आपके पास फोकस है, ठीक है। और वर्टेक्स आपके पास 0 0 होता है, डायरेक्ट्रिक्स आपने इस केस में पढ़ा था कि आपके पास होता है y इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू आपके पास आई है 4, ठीक है। यहाँ 4 प्लस हो रहा है, इधर आएगा आपके पास माइनस हो जाएगा, तो y -4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y, यानी कि अब इसके साथ माइनस नहीं है, इसका मतलब है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और आपको दिया हुआ है उसने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास 4a जो है ये इक्वल आ जाएगा 5 के, 4a इज इक्वल्स टू 5, तो यहां से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/4, ठीक है। वर्टेक्स आपको पता है आपके पास 0 0 रहना है,
इसके लिए आपके पास फोकस होता है 0a, फोकस होता है 0a। टेबल से देख लेना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, वाई के लिए फोकस आपके पास होता है 0a। तो 0 वैसे ही a की जगह पर 5/4 आ जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स आपके पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू -a। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -a। ये मुझे कैसे पता चल रहा है? ये देखो, यहाँ पे आपको बताया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, y के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? y इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास आई है 5/4, यहां माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास y प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर खत्म हो जाएगा, तो 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास इक्वेशन बन गई डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपको कल ऑब्जेक्टिव में मैंने दिया था, उसमें लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको सीधा करके लिखा है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y। ठीक है, और उसमें फोकस पूछा हुआ था, तो फोकस का आंसर आपके पास था 0,5/4। सिमिलरली अब आपके पास ये वाला पार्ट भी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। अब आई होप सो कि ये आप कर लेंगे। फाइव वाला मैं कराती हूँ, फाइव वाले को जरा ध्यान से देखिए। आपके पास पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, यहाँ पे ना y में से कुछ प्लस माइनस हो रहा होता है, ना x में से कुछ प्लस माइनस हो रहा होता है। अगर y में कुछ प्लस या माइनस हो रहा है तो आपने इसको कैपिटल में चेंज कर लेना है, यानी कि x की जगह पर आपने रखना है कैपिटल X, यानी कि इस वाले की जगह पर आपने रख देना है कैपिटल X और इस वाले की जगह पर आपने रख देना है कैपिटल Y। ठीक है, कैपिटल Y हमने रख दिया y-1 को। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? स्मॉल x की जगह पर आपने रखना है कैपिटल X, तो ये बन जाएगा कैपिटल X का स्क्वायर। आगे 4 लिखा हुआ है और y-1 की जगह पर आपने रखना है कैपिटल Y। तो ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, आपको पता है कि पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर 4a है और यहां पर आपके पास 4 है। ठीक है, तो 4a इज इक्वल टू 4, यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 4 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, a1। ठीक है, वर्टेक्स आपको पता है 0 0 होता है। अब देखो, वर्टेक्स 0 0 होने का क्या मतलब है कि आपका स्मॉल x भी 0 होता है और आपका स्मॉल y भी 0 होता है। ठीक है, वर्टेक्स 0 0 होने का क्या मतलब है कि आपका x भी 0 है और आपका y भी 0 है। ठीक है, लेकिन अब मेरी इक्वेशन स्मॉल x y में नहीं है, मेरी इक्वेशन कैपिटल x y में चली गई है। तो कैपिटल X आपके पास इक्वल था स्मॉल x के, स्मॉल x आपके पास 0 है, तो कैपिटल X भी आपके पास क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह कैपिटल Y आपके पास इक्वल था y-1 के, तो y वैसे ही स्मॉल y आपके पास 0 था, तो यहां से y की वैल्यू आ गई -1। तो अब वर्टेक्स आपके पास क्या बनेगा? 0 और -1। ठीक है, तो ये उसने लिखा है जी 0 और ओके। यहां पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक है जी, मिस्टेक आपके पास क्या है कि आपके पास वर्टेक्स क्या होता है? 0 0, स्मॉल x भी 0 और आपके पास स्मॉल y भी 0। ठीक है, अगर आप कैपिटल एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वर्टेक्स में आपका कैपिटल एक्स भी 0 और आपका कैपिटल y भी 0। ठीक है, वर्टेक्स यही होता है ना कि कैपिटल एक्स भी 0 आपका और कैपिटल y भी 0। क्वेश्चन आपको दिया हुआ स्मॉल एक्स वाई में, तो इसको आपने स्मॉल एक्स वाई की तरफ लेकर जाना है। फिर सुन लें, वर्टेक्स आपके पास पैराबोला का होता है 0 0
इस दफा आपके पास जो इक्वेशन है वो हमने बनाई है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। इसका मतलब है आपका कैपिटल एक्स भी 0 और आपका कैपिटल वाई भी 0। ठीक है, अब आपने वर्टेक्स निकालना है। ये तो कैपिटल एक्स वाई में आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं ना 0 0। क्वेश्चन दिया हुआ स्मॉल एक्स वाई में, तो इसको वापस स्मॉल एक्स वाई में लेके जाना है। तो कैपिटल एक्स आपके पास इक्वल था जी स्मॉल एक्स के, तो अगर कैपिटल एक्स 0 है आपके पास तो स्मॉल एक्स भी 0 ही रहेगा। और कैपिटल वाई आपके पास इक्वल था y माइनस 1 के। अब अगर कैपिटल y आपके पास 0 है तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू y माइनस 1। 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आकर आपके पास प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1 आई है और x की वैल्यू आपके पास 0 आई है। तो वर्टेक्स आपके पास क्या बन जाएगा 0 1। फोकस आपको पता है कि आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, y के लिए फोकस आपके पास क्या होता है 0a। ठीक है, इसका मतलब है ये आपका कैपिटल x है और ये आपका कैपिटल y है। ठीक है, तो कैपिटल x अगर आपके पास 0 है तो कैपिटल x जो है वो स्मॉल x की इक्वल था, इसका मतलब स्मॉल x भी आपके पास 0 है। इसी तरह से करना है, यानी कि फोकस आपके पास होता है 0a। इसका मतलब है कि यहां पर आपका कैपिटल x जो है वो 0 है और कैपिटल Y जो है वो आपके पास a है। ठीक है, अब आपने स्मॉल में जाना है तो आपको लेट किया हुआ आपने कि कैपिटल एक्स आपका एक्स के इक्वल था, यहां से देख लो। तो अगर कैपिटल एक्स आपके पास 0 है तो स्मॉल एक्स भी आपके पास क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कैपिटल वाई आपका ए के इक्वल था और कैपिटल वाई आपने लेट किसके इक्वल किया था y माइनस 1 के। तो कैपिटल वाई आपके पास कितना है a। ठीक है, a इज इक्वल्स टू y माइनस 1। a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1 है, यहां पर a की जगह पर 1 पुट करना है। 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। ये 1 यहां माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 2। तो फोकस क्या बना x 0 और y 2, तो फोकस आपके पास आ जाएगा 0 2। इसी तरह आपने डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास होता है जी, डायरेक्ट्रिक्स होता है आपके पास y इज इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, कैपिटल में हमने चेंज किया था तो कैपिटल y इज इक्वल्स टू माइनस a, कैपिटल y प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और a की वैल्यू आपके पास 1 थी तो कैपिटल y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद आपने देखा है कि कैपिटल y आपके पास क्या था y माइनस 1, तो यहां पर जब y माइनस 1 रखूंगी कैपिटल y की जगह पर, आगे प्लस 1 वैसे ही, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास 0। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा 0। समझ लगी है तो ये वाला कर लें, नहीं समझ लगी तो इसको छोड़ दें, पहले 4 पार्ट्स ही कर लें। ठीक है, इसी तरह 6.1 में से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं हम। छोटे छोटे से हैं, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इक्वेशन लिखनी है सर्कल की। आपने पढ़ी है कि सर्कल की इक्वेशन आपके पास होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ठीक है, और आपने पढ़ा था h और k आपके पास सेंटर होते हैं, तो सेंटर क्या दिया हुआ है 5 और -2, इसका मतलब है ये h दिया हुआ है, ये आपको k दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। x माइनस एच कितना दिया हुआ है 5, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना दिया हुआ है -2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और r उसने दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, तो ये बन जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60। ये बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर खोल लें, ये देखें जी यहाँ पर स्क्वायर खोल लिया, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, -2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म लिखेंगे तो ये 10x। ठीक है, इसी तरह इसका स्क्वायर खोल लिया, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 है, इसको अरेंज कर लिया, पहले x स्क्वायर लिखा, फिर y स्क्वायर लिखा, फिर x वाली टर्म लिखी है, फिर y वाली लिखी है, फिर आपने सारे कांस्टेंट टर्म्स लिख लिए, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई सर्कल की।
इसी तरह सिर्फ अब सेंटर चेंज किया हुआ, √2 और -3 दे दिया। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच आपके पास है √2 और के आपके पास है -3 एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अगेन स्क्वायर्स ओपन करने हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिर्फ 2 पार्ट्स करने हैं, तीसरा वाला नहीं करना। आगे आ जाए, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। पहले सेंटर और रेडियस दिया हुआ था, अब सेंटर और रेडियस आपने निकालना है। ये वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन चले हम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। आपको पता है कि सर्कल की इक्वेशन आपने पढ़ी थी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की आपने पढ़ी थी, जनरल फॉर्म होती है। अब आपको दिया क्या हुआ है? आपको दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर मैंने आपको बताया था आपके पास होता है -g माइनस f, और रेडियस मैंने आपको बताया था आपके पास होता है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। तो एक आपको g चाहिए और एक आपको f चाहिए। तो यहां से कंपेयर करते जाएं, ये तो सेम है, ये भी सेम है। x का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करूं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2g है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट आपके पास 12 है। क्या करना है, आपने जनरल फॉर्म लिख लेनी है, गिवन क्वेश्चन और जनरल फॉर्म को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, x का कोफिशिएंट 2g है और यहाँ से x का कोफिशिएंट 12 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2g है और आपके पास x का कोफिशिएंट 12 है। यानी कि दोनों इक्वेशंस में से आपने x का कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो यहां से g की वैल्यू निकल आएगी, 6 आ गई। ठीक है, इसी तरह दोनों इक्वेशंस में से आप y का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो y का कोफिशिएंट है 2f और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -10। साइन के साथ कंपेयर करना है, 2f और यहाँ से y का कोफिशिएंट है -10, तो यहां से f की वैल्यू निकल आएगी -5। ठीक है, तो सेंटर आपके पास होता है -g माइनस f, तो -g करेंगे तो -6, -f करेंगे तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। ये सेंटर निकल आया। रेडियस निकलने का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पर देखो c है ही नहीं, c है ही नहीं, इसका मतलब है c 0 है। तो c की जगह पर 0 रख दिया, g की जगह पर उसकी वैल्यू रखी है, f की जगह पर उसकी वैल्यू रखी है और सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट बी देखें। 5x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि सर्कल की इक्वेशन तब बनती है जब x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ 1 नहीं है, तो पहले इसको 1 करना है। ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 5 को 5 से डिवाइड करूंगी 1, 5 को 5 से डिवाइड करूंगी 1, 14 के नीचे भी 5 आ जाएगा, 12 के नीचे भी 5 आ जाएगा, 10 को 5 से डिवाइड करूंगी 2, तो पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। अब ये इक्वेशन है सर्कल की। अब मुझे इसमें से इसका सेंटर चाहिए और इसका रेडियस चाहिए। तो सेंटर चाहिए, इसका मतलब है मुझे g चाहिए और f चाहिए। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म आपके पास होती है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं तो x का कोफिशिएंट 2g है और मेरी इस इक्वेशन में से x का कोफिशिएंट 14/5 है। x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो मेरे पास इधर x का कोफिशिएंट 2g है और इधर से x का कोफिशिएंट 14/5 है। तो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जब डिवाइड होगा ठीक है, कटिंग कर दें, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो g की वैल्यू आ गई 7/5। इसी तरह अगर आपको f की वैल्यू चाहिए तो y का कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2f और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 12/5, तो 2f इज इक्वल टू 12/5। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जब डिवाइड होगा ठीक है,
तो वो कट हो जाएगा 12 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 6/5। और सी की वैल्यू, ये आपका सी होता है, सी की वैल्यू क्या है जी -2। ठीक है, सेंटर में वैल्यूज पुट की और रेडियस में वैल्यूज पुट की। इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर सी है, इसी तरह इसका पार्ट नंबर डी है। बस, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स कर लें 6.1 में से, क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। बस 6.4 में से सिर्फ पहला पार्ट कर लें, जितना आप इजीली कर सकते हैं। शिफ्ट वाला मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाला उसको छोड़ दें, ऊपर वाले 4 पार्ट्स कर लें, काफी है आपके लिए। इसके अलावा यहां पर छोटी छोटी चीजें देख लो कि ये ए लिखा हुआ है और ये ए डैश, ये वाली लाइन जो होती है ये मेजर एक्सिस है, और ये वाली लाइन जो होती है आपके लिस्ट के ऊपर ये माइनर एक्सिस है। यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक ये मेजर एक्सिस कहलाता है, और ये वाली लाइन आपका माइनर एक्सिस कहलाती है। ठीक है, मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं ए और ए डैश, मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे कहते हैं वर्टिसेस, और माइनर एक्सिस बी और बी डैश लिखा हुआ है, माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे कहते हैं कोवर्टिसेस। ठीक है, 2 लेटेस्ट रेक्टम होते हैं आपके पास एलिप्स के, हर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b² है, टोटल करनी है तो 4b²। हर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b², 2 लेटेस्ट रेक्टम है, हर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b² है। तो टोटल लेटेस्ट रेक्टम की अगर आपने लेंथ निकालनी है तो 2b² प्लस 2b², 4b²। ठीक हो गया। इसके अलावा ये टेबल है, इसको याद कर लें। इलिप्स की 2 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, एक दफा एक्स के नीचे ए आता है, एक दफा एक्स के नीचे बी आता है। ठीक है, और ए हमेशा बी से बड़ा होता है। इसका फोकस क्या है, क्योंकि 2 लेटेस्ट रेक्टम है, 2 ही फोकस हैं, 2 ही डायरेक्ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो फोकस आपके पास अगर x के नीचे a है तो फोकस ±c0 होगा, अगर x के नीचे b है तो फोकस 0 ±c होगा। ठीक है, इधर ±c0, उधर 0 ±c। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स में अगर x के नीचे a है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी x = ±c/e², और अगर आपके पास x के नीचे b है तो y = ±c/e²। मेजर एक्सिस आपके पास हमेशा 0 रहता है। ठीक है, मेजर एक्सिस देखो कैसे देखेंगे। इलिप्स 2 तरह के होते हैं, एक आपके पास ऐसे होता है, और एक आपके पास ऐसे होता है। ये वाला जो है ये इस इक्वेशन के लिए, और ये वाला जो है ये इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका मेजर एक्सिस होता है, ये मेजर एक्सिस होता है। तो मेजर एक्सिस आपका देखो एक्स एक्सिस है ना, तो यहां पर y क्या होता है 0। ठीक है, इस वाले केस में मैं देखूं तो ये आपका मेजर एक्सिस है। ठीक है, ये मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस आपका ये देखो तो ये y वाली लाइन है, तो यहां पर आपका x क्या होता है 0। ठीक है, वर्टिसेस आपके पास यहां पर ±a0 है, तो यहां पर 0 ±a है। कोवर्टिसेस ये कैसे लिखे हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस आपने पढ़ा था मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, याद रखो। वर्टिसेस मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, कोवर्टिसेस माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। तो मेजर एक्सिस आपके पास यहां पर होता है a0, और यहां पर आपके पास होता है -a0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ना। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस के आपके पास वर्टिसेस क्या है +-a0 हो जाएगा, क्योंकि a एक दफा प्लस में है, एक दफा माइनस में है, और y दोनों केसेस में 0 है, तो +-a0 आएगा। अगर ये वाला केस लोगे तो इसमें आप इधर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होता है, इधर आपके y एक्सिस वाली लाइन मेजर एक्सिस होती है, तो जो पॉइंट यहां पर x की जगह पर लिखा है वो यहां पर y की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, कोवर्टिसेस क्या होते हैं, माइनर एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं, ये y के अबाउट है, यहां पर x 0 है, और इसका अगर उसको a से लिखा है तो इसको b से लिख लिया। ये नेगेटिव y एक्सिस है तो ये 0 और -b, तो इसके माइनर एक्सिस आपके पास होते हैं 0 +-b। ठीक है, और ये क्योंकि उलट है
इसका माइनर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस बी 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू आएगी, वाई वाला 0 हो जाएगा। सेंटर हमेशा 0 रहता है, एसेंट्रिसिटी दोनों की सेम है, ठीक है। सिर्फ ये टेबल याद करना है, इसको अच्छी तरह याद कर लें। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है, माइनर एक्सिस की लेंथ भी 2b होती है। लेटेस्ट रेक्टम आपके पास 2b स्क्वायर ओवर a होता है। इसी तरह यहां पर एक हाइपरबोला का टेबल है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसको भी आपने याद कर लेना। इलिप्स में सेंटर में प्लस आता होता है, हाइपरबोला में सेंटर में माइनस आता होता है। बाकी आई थिंक डायरेक्ट्रिक्स भी दोनों का सेम है, असेंट्रिसिटी भी दोनों की सेम है, सिर्फ वहां असेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, यहां पर असेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है। फोकस भी सेम है, डायरेक्ट्रिक्स भी मुझे लगता है सेम है, सिर्फ आपने एक ट्रांसवर्सल एक्सिस याद करना है और एक वर्टिसेस याद करने हैं। उसमें मेजर माइनर एक्सिस होते हैं, इसमें मेजर माइनर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ टेबल्स हैं जिसको आपने याद कर लेना है। ये सारी चीजें थी जो आपने 6 चैप्टर में से तैयार करनी, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।